रोहन सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, राइट। तो हम लोग आज ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे गाड़ी संचालन के लिए गाड़ी दो जगह जाती है। एक तो गाड़ी यार्ड में या यार्ड से होकर के गाड़ी का मूवमेंट होता है। दूसरा ट्रेन का मूवमेंट ब्लॉक सेक्शन में होता है। तो गाड़ी का जो ऑपरेशन है वो सेफ तरीके से होना चाहिए। इसके लिए यार्ड में ट्रेन मूवमेंट हो या यार्ड से होकर के गाड़ी का मूवमेंट हो, तो उस स्टेशन के पॉइंट, सिग्नल इत्यादि जो है उसकी इंटरलॉकिंग की जाती है। लेकिन जब इसी गाड़ी का मूवमेंट ब्लॉक सेक्शन में होगा, तो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का सेफ मूवमेंट हो, यानी एक स्टेशन से गाड़ी निकल करके ब्लॉक सेक्शन से होते हुए दूसरे स्टेशन पर जाए या दूसरे से पहले वाले स्टेशन पर आती है, तो उस गाड़ी का सेफ मूवमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक वर्किंग अपनाया जाता है। तो इसके लिए ब्लॉक वर्किंग के कुछ जो सिस्टम है उसमें आप जैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग होता है, फिर वन ट्रेन वनली सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है, ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग है। तो ये सब जो है, अब जैसे एक्चुअली में जैसे इसमें सिग्नल इन्वॉल्व होता है, वैसे दो तरह के सिस्टम है जिसमें एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग और दूसरा होता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग। वन ट्रेन वनली सिस्टम कुछ सेक्शनों में है, वो बहुत थोड़े बहुत कुछ सेक्शन है जहाँ पे बचे हुए हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो ब्लॉक वर्किंग होती है उसके बारे में। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के लिए जिसमें सिग्नलिंग इन्वॉल्व होता है, उसके लिए गाड़ी का सेफ संचालन ब्लॉक सेक्शन से होकर के हो, इसके लिए हम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो भारतीय रेलवे में जो ब्लॉक उपकरण है जो इसका उपयोग किया जाता है प्रेजेंट में, वो एक तो निल्स बॉल टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा निल्स टैबलेट टोकन है। पहले टैबलेट टोकन TT7 एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आता था, लेकिन वो उसका उपयोग बंद कर दिया है और निल्स टैबलेट टोकन का भी अभी यूज़ नहीं होता है। तो टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आप बोल सकते हैं कि निल्स बॉल टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हुआ। दूसरा टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में एक जो IRS टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पोर्डोनर पुश बटन टाइप बोलते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, जो सिंगल लाइन के लिए है। निल्स ब्लॉक भी जो है सिंगल लाइन के लिए होता है। निल्स बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट सिंगल लाइन के लिए है, लेकिन वो बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट है। और सिंगल लाइन में टोकनलेस इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका पुश बटन IRS टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा जो है डायोडो टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, या इसको बोलते हैं FM हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपके दो टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, एक IRS पुश बटन टाइप और दूसरा है FM हैंडल टाइप, या जिसको डायोडो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और तीसरा जो है टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है डबल लाइन के लिए, वो है SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के हैं। एक तो आपका हो गया ये पहला जो हो गया आपका पुश IRS पुश बटन टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हो गया FM हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है टोकनलेस, जो डबल लाइन में उपयोग में लाया जाता है, वो है SG टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो हमने ये देखा है कि अभी ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका उपयोग अब धीरे धीरे रेलवे इनको अपने वर्किंग से निकाल रही है और उनकी जगह पर अभी हम लोग BPSC का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ब्लॉक पैनल
लगाया जाता है। तो उसको हम तो ब्लॉक पैनल में पहले बीपीएससी क्या होता है उसको देखेंगे। बीपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो सभी जानते ही हैं, ब्लॉक फ्लोइंग विद एक्सेल काउंटर। तो जिन सेक्शनों में गाड़ियों का संचालन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर होता है, वहाँ गाड़ी के संपूर्ण आगमन को रिसीविंग स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर अथवा केबिन मैन या स्विचमैन द्वारा लास्ट व्हीकल बोर्ड या टेल लैम्प से सत्यापित किया जाता है। जहाँ यह संभव ना हो तो उस गाड़ी के गार्ड से कंप्लीट अराइवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है, जिसमें यह दर्शाया गया होता है कि गाड़ी संपूर्ण आ चुकी है तथा फाउलिंग मार्क को पार करके खड़ी है। ये मतलब एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में इस तरह का वर्किंग होता है। यदि रिसीविंग स्टेशन मास्टर उपरोक्त प्रक्रिया को पालन करने में असमर्थ होता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि वह गाड़ी के संपूर्ण न आने पर भी ब्लॉक क्लोज कर दे, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्योंकि ये क्या है कि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में है और वहाँ से उसका संपूर्ण आगमन कंप्लीट अराइवल गाड़ी का हो गया है। अगर ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा इसको सुनिश्चित नहीं किया जाता है किसी भी कारणवश, और ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है और उसको लाइन क्लोज कर दिया जाता है उसके द्वारा, तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो अतः गाड़ियों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक्सेल काउंटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि गाड़ी के संपूर्ण आगमन पर ब्लॉक सेक्शन खाली हो गया है, यह एक्सेल काउंटर द्वारा स्वतः वेरीफाई हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें तो बीपीएससी का एक डिफिनेशन में क्या होता है कि ब्लॉक ओवरलैप सहित ब्लॉक सेक्शन की निगरानी करने हेतु लगाए गए एक्सेल काउंटर का ब्लॉक उपकरण या ब्लॉक पैनल के साथ संयोजन बीपीएससी कहलाता है। मतलब ब्लॉक सेक्शन की ब्लॉक ओवरलैप सहित, तो ब्लॉक सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और ब्लॉक ओवरलैप कहाँ होता है? ब्लॉक सेक्शन एडवांस स्टार्टर से शुरू होता है और अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी बी क्लास स्टेशन है तो होम सिग्नल, वहाँ पर ब्लॉक सेक्शन हो जाता है। लेकिन एक्सेल काउंटर जो बीपीएससी के लिए लगाया गया है वो ओवरलैप भी उसमें शामिल करेगा। तो ओवरलैप सहित यानी स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से उसके आगे जो भी एडिक्वेट डिस्टेंस होगा वो भी उसमें एक्सेल काउंटर द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो एडवांस स्टार्टर से लेकर के अगले स्टेशन के होम सिग्नल के आगे ओवरलैप तक एक्सेल काउंटर जो एक्सेल काउंटर लगाया गया है उसका ब्लॉक उपकरण यानी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या ब्लॉक पैनल के साथ जो कनेक्शन है, संयोजन है, वो संपूर्ण जो सिस्टम है उसको बीपीएससी कहते हैं। यानी बीपीएससी में ब्लॉक उपकरण या ब्लॉक पैनल के साथ एक्सेल काउंटर का संयोजन शामिल होता है। यानी बीपीएससी तभी कहा जाएगा जब ब्लॉक पैनल या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या ब्लॉक पैनल है और उसके साथ में एक्सेल काउंटर भी कनेक्टेड है। जो और एक्सेल काउंटर कहाँ लगा है? ब्लॉक सेक्शन में लगा है, जिसमें ओवरलैप भी शामिल है। तो ये जो ओवरलैप होगा, अगर टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम है तो इसका ओवरलैप आपका कितना होगा? ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर होता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे, और मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में इस ओवरलैप की लंबाई 180 मीटर होती है न्यूनतम। तो बीपीएससी क्यों, इसका पर्पज क्या है बीपीएससी का? तो गाड़ी का संपूर्ण आगमन सुनिश्चित करने में मानवीय निर्भरता को समाप्त करना बीपीएससी का मुख्य उद्देश्य है। वर्किंग में जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है उतने ही मानवीय भूल की संभावना रहती है। तो वो ऑपरेशन में जो स्टेशन मास्टर की ब्लॉक क्लियरेंस की या गाड़ी के संपूर्ण अराइवल का
जो काम है वो कौन करेगा? बीपीएससी सिस्टम करेगा, यानी जो एसएल काउंटर वो करता है। तो ह्यूमन डिपेंडेंसी को कम करना, ये बीपीएससी का मेन पर्पज है। दो समीपस्थ ब्लॉक स्टेशनों के मध्य स्थित ब्लॉक सेक्शन में लगाने हेतु सिंगल लाइन में एक एक्सेल काउंटर तथा डबल लाइन में 2 एक्सेल काउंटर की आवश्यकता होगी। एक्सेल काउंटर यूनिवर्सल या SSDAC हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेल काउंटर अब रेलवे खरीद नहीं रही है, टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गया है, इसलिए इसको आप इस लाइन को हटाया जा सकता है UAC। लेकिन अभी रेलवे द्वारा क्या SSDAC या अभी HASSDAC का उपयोग ब्लॉक सेक्शन में किया जा रहा है। लाइन क्लियर लेने या लाइन क्लियर कैंसिलेशन हेतु ब्लॉक उपकरण या ब्लॉक पैनल की व्यवस्था होती है। एक्सेल काउंटर के ट्रैक डिवाइस को होम सिग्नल से न्यूनतम 180 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। अब ये 180 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए, यानी यहाँ पर मान लिया गया कि भाई यहाँ पर मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, लेकिन अगर 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग है तब ये जो ब्लॉक ओवरलैप की दूरी होगी होम सिग्नल से, यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से, वो 400 मीटर होगा। अभी हम देखें बीपीएससी कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लॉक उपकरण के साथ मुख्य रूप से जो 2 तरह के बाइफरकेशन है बीपीएससी का। एक तो बीपीएससी विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो बाइफरकेशन है वो है बीपीएससी विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो बीपीएससी विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला एसजी डबल लाइन एसजी ब्लॉक उपकरण के साथ बीपीएससी, यानी बीपीएससी विद डबल लाइन एसजी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। दूसरा बीपीएससी विद सिंगल लाइन एफएम हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, यानी डायोडो ब्लॉक के साथ में बीपीएससी। और तीसरा बीपीएससी विद सिंगल लाइन IRS पुश बटन टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो वर्गीकरण है बीपीएससी का वह है बीपीएससी विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअल में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तो ये 3 तरह के ही हैं, ऊपर वाले हमने जो देखा। अब अगर स्टेशन पर ब्लॉक वर्किंग के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं हो रहा है, तब जो बीपीएससी सिस्टम होगा वो विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। लेकिन ब्लॉक ऑपरेशन के लिए कुछ तो होगा, तो वहां पर क्या होता है, ब्लॉक ऑपरेशन के लिए ब्लॉक पैनल की व्यवस्था की जाती है। तो इसके 2 और नाम है। मैंने बीपीएससी विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरे अलग 2 नामों से जानते हैं। पहला नाम है बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल, यानी बीपीएससी विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल या एक्सेल काउंटर ब्लॉक वर्किंग, है ना। तो ब्लॉक बीपीएससी विदाउट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम हो गया बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल, और तीसरा नाम इसका हो गया एक्सेल काउंटर ब्लॉक वर्किंग, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACBW, एक्सेल काउंटर ब्लॉक वर्किंग। तो यहाँ पर एक्सेल काउंटर ब्लॉक वर्किंग इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्लॉक पैनल के साथ में बीपीएससी सिस्टम होता है वह एक्सेल काउंटर के साथ ही इसकी ब्लॉक वर्किंग हो सकती है, इसलिए इसका नाम जो है एक्सेल काउंटर ब्लॉक वर्किंग भी दिया गया। अब बीपीएससी जो ब्लॉक पैनल के साथ बीपीएससी होता है वह इसमें 2 तरह का है। एक्चुअल में अभी 3 तरह के बीपीएससी हो गए हैं। तो पहला जो बीपीएससी है मल्टीप्लेक्सर द्वारा बीपीएससी, यानी बीपीएससी बाई मल्टीप्लेक्सर। दूसरा है यूएफएसबीआई द्वारा बीपीएससी, यानी बीपीएससी बाई यूएफएसबीआई। और तीसरा जो बीपीएससी है वो है सॉलिड स्टेट बीपीएससी। सॉलिड स्टेट तो आपका ब्लॉक पैनल के साथ जो बीपीएससी वो भी 3 तरह का हो गया। एक हो गया मल्टीप्लेक्सर बीपीएससी बाई मल्टीप्लेक्सर, दूसरा हो गया बीपीएससी बाई यूएफएसबीआई, और तीसरा हो गया सॉलिड स्टेट बीपीएससी। अब यहाँ पर एज ए टेक्नोलॉजी जो एब्सोल्यूट सिस्टम है
जिसका उपयोग अभी बंद कर दिया गया है वो है बीपीएससी बाई मल्टीप्लेक्सर। ये अभी इस तरह का बीपीएससी अभी हम रेलवे नहीं लगा रही है। ये पहले सेल कंपनी इसको बनाती थी, सेल मेक का होता था बीपीएस मल्टीप्लेक्सर। अभी मोस्टली जो सेक्शन में लगाए जा रहे हैं या इंडियन रेलवे द्वारा जो अपनाया जा रहा है वो है बीपीएससी बाई यूएफएसबीआई। और कुछ सेक्शनों में शायद अपनी वेस्टर्न रेलवे में तो शायद नहीं लगा है, ये है सॉलिड स्टेट बीपीएससी। ये सॉलिड स्टेट बीपीएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेक का है, जो डेटा लगर बनाती है उसने ये बनाया सॉलिड स्टेट बीपीएससी। हमने वो जो बीपीएससी के प्रकार को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में दिया है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में यहाँ पर एक कंपेयर के रूप में दिखाया गया है। ब्लॉक उपकरण के साथ जो बीपीएससी यानी बीपीएससी विद ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो 3 तरह के हैं, तो उसमें पहला है एसजी डबल लाइन ब्लॉक उपकरण के साथ बीपीएससी, दूसरा डायोडो ब्लॉक के साथ यानी एफएम हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ बीपीएससी, और तीसरा हो गया आईआरएस पुश बटन ब्लॉक के साथ में बीपीएससी। अब एक्चुअली में ये अगर 3 तरह के जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो बीपीएससी तभी होगा जब एक्सेल काउंटर ब्लॉक सेक्शन में लगा हुआ और उसका कनेक्शन होगा ब्लॉक सर्किट के साथ में। तो किसी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेशन पर अगर हम उस सिस्टम को बीपीएससी बनाते हैं तो किस किस सर्किट में एक्सेल काउंटर के कॉन्टैक्ट को प्रूव किया जाएगा, तब वो बीपीएससी सिस्टम हो जाएगा। तो अगर एसजी ब्लॉक उपकरण है तो इसके 3 सर्किट में बीपीएस एक्सेल काउंटर के कॉन्टैक्ट यानी जो वीआर या बीपीआर होगा उसका पिकअप कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाएगा। अगर एसजी ब्लॉक उपकरण के साथ में बीपीएससी सिस्टम बनाना है तो एलसीपीआर सर्किट में बीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव करेंगे। दूसरा एलएसएस डीआर सर्किट में यानी एडवांस स्टार्टर का जो कंट्रोलिंग रिले सर्किट है उसमें एक्सेल काउंटर के रिले का कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाएगा। और तीसरा जो है कम्यूटेटर रिलीज सर्किट में यानी गाड़ी का कंप्लीट अराइवल होने के बाद ही बाद जब एक्सेल काउंटर भी पिकअप हो जाए तभी लाइन क्लोज किया जा सके, इसके लिए कम्यूटेटर रिलीज सर्किट में यानी 3 सर्किटों में एलसीपीआर सर्किट एंड लाइन क्लियर प्रूविंग रिले सर्किट, एलएसएस डीआर सर्किट एडवांस स्टार्टर को देने के लिए जो सर्किट है वो वहाँ पर, और कम्यूटेटर रिलीज सर्किट यानी गाड़ी आने के बाद ब्लॉक को लाइन क्लोज करने का जो सर्किट है। इन तीनों सर्किटों में वीपीआर यानी एक्सेल काउंटर की रिले का कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा एसजी ब्लॉक उपकरण के साथ बीपीएससी। जैसे इसको जस्ट एक समझाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम। दूसरा जो एफएम हैंडल टाइप ब्लॉक उपकरण के साथ बीपीएससी के लिए एक्सेल काउंटर के रिले के कॉन्टैक्ट पीवीपीआर सर्किट में प्रूव किया जाएगा यानी वीपीआर का पिकअप कॉन्टैक्ट पीवीपीआर सर्किट में। पीवीपीआर होता है पुश बटन प्रूविंग रिले, पुश बटन प्रूविंग रिले सर्किट। तो ये चूंकि डायोडो में क्या होता है कि 2 बटन होते हैं PB1 PB2 दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है, तो लाइन क्लियर लेने का जो प्रोसेस है उसमें तो पीवीपीआर सर्किट में एक्सेल काउंटर पिकअप होना चाहिए लाइन क्लियर पूछते समय, मतलब ये चीज हो गया। फिर दूसरा हो गया एएसआर एडवांस स्टार्टर रिले, यहाँ पर एएसआर मतलब है एडवांस स्टार्टर रिले सर्किट, जस्ट लाइक डीआर सर्किट आप बोल सकते हैं इसको। तो उसमें वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव होगा। और तीसरा जो है टीएआर सर्किट यानी ट्रेन अराइवल रिले सर्किट। तो टीएआर में वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट जो 3rd नंबर का बीपीएससी विद आईआरएस पुश बटन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें जो आपके 3 सर्किट हैं जिसमें वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव होगा। एक तो एसएनआर सर्किट में, एसएनआर मतलब हुआ सिग्नल नॉर्मल रिले सर्किट, तो एसएनआर सर्किट में वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव किया जाएगा। फिर आपका है एएससीआर सर्किट, तो ये जस्ट लाइक आपका डीआर सर्किट है। एएससीआर मतलब एडवांस स्टार्टर कंट्रोलिंग रिले, तो इस सर्किट में वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव करेंगे। और तीसरा आपका है टीएआर, यहाँ भी सेम मतलब इसका ट्रेन अराइवल रिले सर्किट में वीपीआर का कॉन्टैक्ट प्रूव होगा। तो हम यहाँ पे चीज देख रहे हैं
कि बीपीएससी के लिए 3 सर्किट में एक्सेल काउंटर जो ब्लॉक सेक्शन में लगा उसकी रिले का कंटेंट प्रूव होता है। पहला जो लाइन क्लियर का सर्किट होगा उसमें, दूसरा एडवांस स्टार्टर को की जो कंट्रोलिंग रिले होगी उसमें, और तीसरा जिससे ट्रेन अराइवल प्रूव होता है, जिससे ब्लॉक और लाइन क्लोज करना है, उस सर्किट में एक्सेल काउंटर की रिले का कंटेंट प्रूव किया जाता है। अब ये नेक्स्ट ब्लॉक पैनल के साथ बीपीएससी। तो बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल में हमने ऊपर देखा था कि 3 तरह के बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल होते हैं। पहला जो है आपका मल्टीप्लेक्सर द्वारा बीपीएससी, क्योंकि ये सिस्टम एब्सोल्यूट हो गया है, और दूसरा है यूएफएसपीआई द्वारा बीपीएससी। तो मतलब एक चार्ट और फोटो के थ्रू जो है इसमें दोनों में डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस या समानता आप बोल सकते हो दोनों में क्या है। तो हम लोग मल्टीप्लेक्सर द्वारा बीपीएससी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, बीपीएससी बाई यूएफएसपीआई के बारे में। तो यूएफएसपीआई द्वारा बीपीएससी सिस्टम निम्नलिखित सब सिस्टमों से मिलकर बना होता है। इसमें हम देखेंगे 7 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला चीज़ क्या है? ब्लॉक पैनल, यानी इसमें ब्लॉक पैनल की आवश्यकता होगी। ब्लॉक पैनल, चूँकि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जा रहा है, तो ब्लॉक ऑपरेशन के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर ऑफिस में ब्लॉक पैनल लगेगा। दूसरा जो है यूएफएसपीआई होगा। यूएफएसपीआई जस्ट लाइक आप इसको, ये मल्टीप्लेक्सर भी है, और ये जो यूएफएसपीआई है रिले रूम में लगता है। ब्लॉक पैनल यूएफएसपीआई से जुड़ा होता है। फिर एक्सेल काउंटर, यानी आपका एसएसडीएसी या एचएएसएसडीएसी, हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो एचएएसएसडीएसी एज पर पॉलिसी अभी लेटेस्ट यही लगाया जा रहा है, एचएएसएसडीएसी, जिसमें पैरेलल ट्रैक डिवाइस, पैरेलल एक्सेल काउंटर सिस्टम होता है, ताकि एक एक्सेल काउंटर के फेल होने से भी आपका ब्लॉक वर्किंग अफेक्टेड नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। चौथा, इसमें क्यू टाइप के रिलेज होंगे, जिसके लिए जो सर्किट, ब्लॉक सर्किट के लिए। पांचवा ब्लॉक टेलीफोन। छठवां जो है कम्युनिकेशन मीडिया, संचार माध्यम। तो ये यूएफएसपीआई का एक जो खास बात है, अगर हम ब्लॉक वर्किंग के लिए यूएफएसपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, 3 तरह के कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। कॉपर केबल होता है, ओएफसी है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना। जैसे यानी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो ब्लॉक के डेटा हैं उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए कॉपर केबल का इस्तेमाल होगा। यानी हम इसके लिए क्या करते हैं, क्वाड केबल का उपयोग करते हैं, या इसकी जगह पे ओएफसी का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जा सकता है, और या रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी वायरलेस डेटा को भी वायरलेस के माध्यम से, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से ब्लॉक डेटा को ट्रांसमिशन किया जा सकता है। जैसे अभी फिजिकल दुनिया में हम एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को भेजना है या जाना है, तो 3 साधन है। रोड ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एयर ट्रांसपोर्ट होता है, और जल ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको। तो 3 साधन ऐसे है। उसी तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन में किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डेटा को भेजने के लिए 3 तरह के साधन। और 7वां चीज़ चाहिए इसमें, पावर सप्लाई। तो ये 24 वोल्ट का सिस्टम है। तो आपका यूएफएसपीआई द्वारा बीपीएससी सिस्टम में 7 सब सिस्टम की आवश्यकता है। पहला हो गया ब्लॉक पैनल, दूसरा यूएफएसपीआई, तीसरा एक्सेल काउंटर, चौथा हो गया क्यू टाइप रिलेज,
पांचवा ब्लॉक टेलीफोन, छठवां कम्युनिकेशन मीडिया, और सातवां हो गया पावर सप्लाई सिस्टम जो 24 वोल्ट का होना चाहिए। तो ये FSI द्वारा बीपीएससी, इसका शॉर्ट में थोड़ा कुछ चीज़ें हैं, वो उसका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो FSI ये हो गया आपका यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस, है ना। कई लोग इसको आई को इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं, ये उसकी जगह पे क्या बोलना अपने को ध्यान रखना है, ये इंटरफेस है। गाड़ियाँ इसके द्वारा गाड़ी संपूर्ण ब्लॉक पद्धति पर चलती है, यानी जहाँ पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है वहाँ पर ये इसके द्वारा मैंने एब्सोल्यूट ब्लॉक जो पद्धति है उसके द्वारा ट्रेन संचालन होता है। प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में एक्सल काउंटर लगा होता है जो ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी होने या नहीं होने को सत्यापित करता है तथा इसका इंडिकेशन ब्लॉक पैनल पर प्रदान करता है। मैंने इसकी बात ये हो गई, क्योंकि एक्सल काउंटर है तो एक्सल काउंटर एक्चुअली में इसीलिए लगाया गया है कि ये जो बताएगा गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में है अथवा नहीं है, ये एक्सल काउंटर के थ्रू पता चलेगा और इसका इंडिकेशन ब्लॉक पैनल पर आएगा। जब तक अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त ना हो जाए तब तक लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं होगा, है ना इन चीज़ में। तो ये तो आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का सिद्धांत में आता है ये चीज़ कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने के बाद ही एडवांस स्टार्टर को ऑफ करना संभव होना चाहिए। और लाइन क्लियर लेना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ब्लॉक सेक्शन के साथ अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक की लाइन साफ ना हो। तो लाइन क्लियर के लिए पहली शर्त क्या हो गई, ये एब्सोल्यूट ब्लॉक का एक्चुअली में शर्त है या इसको लॉक एंड ब्लॉक भी बोलते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि जब तक अगले स्टेशन से लाइन क्लियर नहीं मिल जाता है एडवांस स्टार्टर को ऑफ करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो क्या हो गई कि लाइन क्लियर तभी लेना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ब्लॉक सेक्शन के साथ अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक की लाइन गाड़ी से साफ ना हो। तीसरी बात इसमें है कि ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश करते ही लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑन एस्पेक्ट ग्रहण कर लेगा एवं तब तक जब तक फ्रेश लाइन क्लियर नहीं ले लिया जाता तब तक यह किसी ऑन पोजीशन में बना रहेगा। और जब गाड़ी लाइन क्लियर पर ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है तब ब्लॉक पैनल पर ब्लॉक सेक्शन ऑटोमेटिकली ट्रेन ऑनलाइन दर्शाएगा। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश करने या ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी के बाहर होते ही ऑडियो विजुअल अलार्म सक्रिय होता है जिसे एक्नॉलेज भी करना होगा। इसमें है गाड़ी जब ब्लॉक सेक्शन में जाएगी लाइन क्लियर लेने के बाद तो ऑडियो विजुअल अलार्म जो है सक्रिय हो जाते हैं, यानी टीजीटी स्टेशन पर टीजीटी का अलार्म बजेगा और इंडिकेशन आएगा। पीसीएफ स्टेशन पर वहाँ भी सेम पीसीएफ इंडिकेशन और बजर आएंगे। गाड़ी के संपूर्ण आगमन के बाद लाइन क्लोज स्वतः होता है, बिना रिसीविंग स्टेशन के सहमति के लाइन क्लियर नहीं लिया जा सकेगा और लाइन क्लियर का कैंसिलेशन करने हेतु कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल के साथ बीपीएससी विद ब्लॉक पैनल में की जो खास जो मेन इसके सिद्धांत हैं वो इस लाइनों में लिखा हुआ है। तो उसके बीपीएससी में एक तो ये हो गया कि लॉक एंड ब्लॉक की जो शर्त है, यानी
एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग की जो शर्त है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें कुछ ऑडियो विजुअल रॉम्स जो है एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और इसमें ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर लाइन क्लियर केबल लेना है, बाकी जो लाइन क्लियर लेना है और एडवांस स्टार्टर देना है, और बाद में जो ब्लॉक की पोजीशन है वो स्वतः ही चेंज होती है। यानी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉक जो है टीओएल पोजीशन में आ जाएगा, और ब्लॉक सेक्शन के क्लियर करते यानी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन को पार कर जाएगी, होम सिग्नल से गाड़ी को रिसीव कर ले गया, वो ओवरलैप तक आगे निकल गई, तब ब्लॉक जो है स्वतः ही लाइन क्लोज पोजीशन में आ जाएगा। तो इस सिस्टम में क्या है कि लाइन क्लियर लेने के लिए कोऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगले स्टेशन से, यानी जो गाड़ी भेजने वाला स्टेशन है वही लाइन क्लियर लेता है, लेकिन जो गाड़ी रिसीव करने वाला स्टेशन उसके कंसेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था है, आपके ब्लॉक पैनल में कुछ की दिए हुए हैं, वो उसका उस पोजीशन में घुमा होना जरूरी है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर जैसे लाइन क्लियर लेने के लिए कोई कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लाइन क्लियर कैंसिल करेंगे तब कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी, अगले स्टेशन मास्टर के कोऑपरेशन की। सॉरी, जो लाइन क्लियर कैंसिल करता है, जिसके यहाँ गाड़ी जाती है वो लाइन क्लियर कैंसिल करता है, तो सेंडिंग स्टेशन से कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो लाइन क्लियर लेना के लिए कोऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइन क्लियर कैंसिलेशन हेतु कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। बीपीएससी सिस्टम में, यानी यूपीएससी और बीपीएससी के जो मुख्य चीज़ है, अपन ने ऊपर भी चर्चा किया इसका, कि पहला कि आपका ब्लॉक पैनल, यूपीएसबीआई, रिले रैक, टेलीफोन, ब्लॉक टेलीफोन और एसएसडीएसी। ये सिंगल लाइन ब्लॉक का एक चित्र है ब्लॉक पैनल का। इसमें हम देखेंगे आपका इंडिकेशन जो है टीजीटी इंडिकेशन होता है, टीएल इंडिकेशन होता है। यहाँ पर एक एरो मार्क भी दिया हुआ है, रेड एंड ग्रीन। एक रेड और रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है। जब टीजीटी ब्लॉक होगा तो साथ में ये तीर का निशान रेड हो जाता है, सॉरी ग्रीन जलता है। और जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में जाएगी और ब्लॉक टीओएल होता है तो ये टीओएल इंडिकेशन के साथ में ये तीर का निशान भी रेड जलता है। इसमें लाइन क्लोज का इंडिकेशन है, फिर टीसीएफ इंडिकेशन है और टीएल इंडिकेशन है। इसमें शंट रिलीज की है, सिंगल लाइन ब्लॉक है तो शंट रिलीज की होता है, शंटिंग ब्लॉक सेक्शन की तरफ शंटिंग के लिए। और इसमें एसएम की होता है ना। कुछ ये पुश बटन दिए हैं जो ब्लॉक ऑपरेशन में काम में आते हैं। टीजीटी बटन है, बेल बटन है। तो कुछ इसके डिटेल हैं इसमें। अब जैसे कुछ यहाँ पर इंडिकेशन है, जैसे एक इंडिकेशन ब्लॉक पैनल पे होता है SNOE-K। तो SNOE-K इंडिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल नॉर्मल इन अदर स्टेशन का इंडिकेशन हुआ। SNOE-K का मतलब होता है सिग्नल नॉर्मल इंडिकेशन, सिग्नल नॉर्मल इन अदर स्टेशन है। दूसरे स्टेशन पर सिग्नल नॉर्मल है, यानी इसका SNR पिकअप है, उसको बताता है SNOE-K। तो यूएफएसबीआई सिस्टम एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है जिसका उपयोग स्टेशन के बीच फेल सेफ तरीके से रिले स्टेटस को कम्युनिकेट करने हेतु किया जाता है। तो यूएफएसबीआई जस्ट एक क्या है, मल्टीप्लेक्सर है।
इसमें कई सारे रिले इंफॉर्मेशन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजना होता है, यानी रिले के स्टेटस को रिपीट कराना है। उसमें यूएफएसबीआई उसमें सहायता प्रदान करता है। एक्चुअल में अगर मान लीजिए हम किसी एक रिले का स्टेटस किसी दूसरे लोकेशन पर अगर रिपीट कराते हैं तो एक रिले के लिए 2 तार की जरूरत पड़ती है, 2 वायर की जरूरत पड़ती है। ऐसे जितने रिले होंगे उतने का डबल कंडक्टर की आवश्यकता होगी। लेकिन ये यूएफएसबीआई के माध्यम से इसमें आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 16 रिले ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसमें तार चाहिए केवल 16 रिले को भेजने के रिले इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए केवल 2 तार की जरूरत होगी। और दूसरी तरफ से 16 रिले को रिपीट कराने के लिए 2 तार की, यानी जो आपका 2 तार में आप 16 रिले का स्टेटस ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है। लेकिन ब्लॉक वर्किंग में केवल 7 रिले स्टेटस को ही 7 रिले को ही रिपीट कराया जाता है। यानी मान लीजिए 7 रिले हम रिपीट करा रहे हैं, तो अगर मक्स का उपयोग नहीं करते, यानी यूएफएसबीआई का उपयोग नहीं किया जाता, तो 14 कंडक्टर लगते, एक तरफ से दूसरे तरफ रिले की स्टेटस को ट्रांसमिट करने के लिए 14, और दूसरे से स्टेशन से इधर पहले स्टेशन की तरफ 14 और चाहिए, यानी 28 रिले। दो कंडक्टर चाहिए आपको रिले इसके लिए, ब्लॉक टेलीफोन के लिए 28 और 2 30, और ब्लॉक बेल के लिए 2 वायर, यानी 30 2 32, यानी विदाउट अगर यूएफएसबीआई अगर हम कोई ब्लॉक पैनल बनाते हैं तो वहां पर 32 कंडक्टर चाहिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। तो यदि हमने यूएफएसबीआई का इस्तेमाल किया है तो ये केवल 6 तार से काम हो जाता है पूरा। जहां पर 32 वायर चाहिए वहां पर केवल 6 वायर से काम हो जाता है। ये यूएफएसबीआई का बड़ा फायदा है। इवन इसके साथ में रिले स्टेटस के साथ में रिले जो यूएफएसबीआई का एड्रेस है, उसकी कोड है, स्टेशन का कोड, वो सब भी और भी कुछ फेल से सिस्टम को फेल से बनाने के लिए कुछ और भी बिट जो है डेटा होते हैं वो ट्रांसमिट होता है इसमें। अब यूएफएसबीआई का जो रैक होता है, जो रिले रूम में लगता है, उसमें डीसी-डीसी कन्वर्टर लगा होता है, यूएफएसबीआई होता है और रिले रैक होता है। उस कैबिनेट में 3 चीज़ें होती हैं। डीसी-डीसी कन्वर्टर सबसे टॉप पे लगा होता है, उसके नीचे आपका यूएफएसबीआई का रैक होता है जिसमें कार्ड्स लगे होते हैं यूएफएसबीआई के, और नीचे की तरफ रिले रैक होता है जिसमें क्यू सीरीज की रिले लगी होती हैं। तो यूएफएसबीआई में जो डीसी-डीसी कन्वर्टर होता है वो हॉट स्टैंड बाय मोड में लगा रहता है। तो यूएफएसबीआई को ऑपरेट करने हैं तो आवश्यक वोल्टेजों को प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए डीसी-डीसी कन्वर्टर की व्यवस्था होती है, और यह हॉट स्टैंड बाय डीसी-डीसी कन्वर्टर होता है। यह सिस्टम 24 वोल्ट डीसी इनपुट सप्लाई पर कार्य करता है। डीसी-डीसी कन्वर्टर इस 24 वोल्ट डीसी इनपुट से भिन्न भिन्न आउटपुट डीसी वोल्टेज प्रदान करता है। तो एक्चुअली में हॉट स्टैंड बाय में इस प्रकार से काम होता है जिसमें 4 तरह के वोल्टेज ये देता है। तो 24 वोल्ट इसको इनपुट दिया जाएगा 24 वोल्ट डीसी, और इसका रेंज होगा +20% -10%। इसके इनपुट में देने की आवश्यकता होती है। तो डीसी-डीसी कन्वर्टर आउटपुट में 4 तरह के वोल्टेज प्रदान करता है। 24 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी, +12 वोल्ट डीसी और -12 वोल्ट डीसी। तो ये जो आपके यानी ये 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं इस डीसी-डीसी कन्वर्टर में। 24 वोल्ट का मॉड्यूल होता है, 5 वोल्ट का होता है, +12 वोल्ट का होता है और -12 वोल्ट का होता है। लेकिन ये क्या है इसका कि प्रत्येक डीसी-डीसी कन्वर्टर के प्रत्येक सप्लाई के 2-2 मॉड्यूल होते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यानी कोई एक अगर डीसी-डीसी 24 वोल्ट के 2 डीसी-डीसी कन्वर्टर का अगर एक फेल हो जाएगा तो दूसरे से भी सिस्टम चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये हॉट स्टैंड बाय मोड में कार्यरत होता है। अब इसमें जो डीसी-डीसी कन्वर्टर है उसका जो है विशेषता इसके बारे में है
इसमें ये 24 वोल्ट का आउटपुट होता है। इसमें जो इसकी रेटेड मान पर इसका रिपल जो है 50 मिली वोल्ट से कम होता है। तो ये FSBI का जो DC कन्वर्टर है उसका रिपल वोल्टेज यानी जो DC आउटपुट है उसमें 50 मिली वोल्ट से अधिक का रिपल नहीं होता है। यानी उसमें AC जो मिक्स है जो फिल्टर से छन नहीं पाया है वो 50 मिली वोल्ट से अधिक नहीं होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी है 70% से अधिक होती है। और दूसरा इसमें खास बात क्या है कि जो स्टेशन मास्टर ऑफिस में ब्लॉक पैनल के साथ में एक अलार्म पैनल भी लगाते हैं। तो जो DC कन्वर्टर जो ये FSBI के रैक में लगा हुआ है हॉट स्टैंड मोड में, अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक मॉड्यूल फेल हो गया, DC कन्वर्टर का कोई एक मॉड्यूल फेल हो गया, तो उसका इंडिकेशन जो अलार्म पैनल स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगा है उसमें आ जाता है। तो स्टेशन मास्टर का एक ड्यूटी है कि वो बताएगा, सिस्टम फेल नहीं होगा लेकिन उसका इंडिकेशन आ जाएगा, जो समय रहते हम उसको बदल देंगे। जो फॉल्टी DC कन्वर्टर कार्ड है उसको बदल दिया जाएगा। तो DC कन्वर्टर के नीचे का जो पार्ट है वो है UFSBI। तो UFSBI में कुल 5 कुछ जो कार्ड होते हैं वो आपका इनपुट कार्ड होता है। ये पहले आपका देखेंगे यहाँ से ये 6 कार्ड जो हैं वो FSBI के इनपुट कार्ड हैं। इसके बाद जो है 3 CPU कार्ड होते हैं, फिर आउटपुट कार्ड होता है इसमें, और CCC कार्ड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड होता है। तो FSBI में इनपुट कार्ड होता है जिसकी संख्या 6 होती है। इसमें CPU कार्ड होता है जिसकी संख्या 3 होती है। इसमें कम्युनिकेशन कार्ड होता है जिसकी संख्या 1 होती है। आउटपुट कार्ड होता है जिसकी संख्या 2 होती है। और इसमें रीसेट बॉक्स होता है। रीसेट बॉक्स यहाँ पे देखेंगे चित्र में, ये रीसेट बॉक्स होता है। और मॉडम होता है। और अलार्म पैनल होगा, ये FSBI का अलार्म पैनल होता है जो स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगता है। 6वां नंबर दिखाएगा। इनपुट कार्ड, तो ये FSBI के रिले स्टेटस के कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग के लिए यह जिम्मेदार होता है। अर्थात इनपुट कार्ड प्रत्येक इनपुट रिले के एक पिकअप और एक ड्रॉप कॉन्टैक्ट की सेंसिंग करता है। यह एक इनपुट कार्ड की कैपेसिटी 16 इनपुट की है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि एक रिले कॉन्टैक्ट लिया है, उस कार्ड में जिस रिले का पिकअप कॉन्टैक्ट लिया गया है उसकी कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग भी होती है, यानी उसमें बैक कॉन्टैक्ट भी जोड़ा हुआ होता है। वो इसलिए है, सेफ्टी पर्पज से है कि जब रिले पिकअप है तब उसका बैक कॉन्टैक्ट मेक नहीं होना चाहिए, और जब रिले ड्रॉप है तो पिकअप कॉन्टैक्ट मेक नहीं होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से इसका मतलब इसको कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग कहा जाता है। तो जिस रिले को हमें ट्रांसमिट करना है दूसरे स्टेशन पर, हमको रिपीट कराना है, उसकी कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग होती है। इसमें इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि इनपुट कार्ड 1 में जो जिस रिले कॉन्टैक्ट को प्रूव किया गया है, दिया गया है, उसके पैरेलल में वो इनपुट कार्ड नंबर 3 में वही कॉन्टैक्ट जुड़ा होगा और इनपुट कार्ड नंबर 5 में जुड़ा होता है। फिर इसी तरह से कार्ड नंबर 2 में जो इनपुट कनेक्टेड रहता है, जो इनपुट रहेंगे वो 2 से 4 में, 4 से 6 में। इस प्रकार से 16 कुल जो इसकी कैपेसिटी होगी 16 की होती है। यहाँ पे जैसे बताया गया। फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कार्ड। तो चूंकि ये FSBI सिस्टम 3 में से 2 यानी 2 आउट ऑफ 3 मेजॉरिटी वोटिंग लॉजिक पर कार्य करता है।
यूएफएसबीआई में 3 सीपीयू कार्ड होते हैं, अर्थात यदि एक सीपीयू कार्ड या इसके अनुरूप इनपुट कार्ड खराब हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम कार्यरत रहेगा। मतलब 3 सीपीयू कार्ड हैं, 3 में से अगर एक खराब हो जाता है और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो इनपुट कार्ड है उस एक नंबर इनपुट कार्ड से उसके साथ जो संबंधित इनपुट कार्ड है अगर वो खराब हो जाते हैं तो भी हमारा बीपीएससी सिस्टम फेल नहीं होगा, वो कार्यरत रहेगा। इसलिए इसको बोला जाता है 2 आउट ऑफ 3 मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम। तो ये आपका यूएफएसबीआई जो सिस्टम है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो 2 आउट ऑफ 3 सिस्टम पर कार्य करता है। लेकिन एक से अधिक कार्ड सीपीयू कार्ड के डिफेक्टिव होने पर फेल हो जाएगा। तो अगर 3 में से एक खराब होता है तो उसकी सूचना माने उसका जो इंडिकेशन है वो अलार्म पैनल जो स्टेशन मास्टर ऑफिस में लगा उसमें आ जाता है। तो स्टेशन मास्टर एसएनटी को सूचित करेगा और वो जो है उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे 3 सीपीयू कार्ड होता है, सीपीयू ए, सीपीयू बी और सीपीयू सी। तो सीपीयू ए कार्ड जो है यानी फर्स्ट नंबर का जो सीपीयू कार्ड है वह इनपुट कार्ड नंबर 1 और 2 से कनेक्टेड होता है और इसमें जो 1 और 2 में जो इनपुट है उन्हीं को रीड करता है। सीपीयू बी इनपुट कार्ड नंबर 3 और 4 से कनेक्टेड होता है और सीपीयू सी इनपुट कार्ड नंबर 5 व 6 से कनेक्टेड होता है। इसके बाद इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन द्वारा डेटा को वैलिड किया जाता है तथा सीआरसी कोड जोड़कर इसे ट्रांसमिशन हेतु कंट्रोल एवं कम्युनिकेशन कार्ड को भेज दिया जाता है। दूसरे सिरे पर कम्युनिकेशन कार्ड से कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड से डेटा प्राप्त करने के बाद सीपीयू इसे डिकोड करता है तथा आउटपुट रिले को पिकअप कराने हेतु इसे आउटपुट कार्ड को भेज देता है। मतलब इसके जो कार्य करने का जो सिद्धांत है कि रिले इनपुट है वह इनपुट कार्ड में कनेक्ट होता है। इनपुट कार्ड से निकल करके वो जो उसके अनुरूप यानी सीपीयू कार्ड के अनुरूप उस रिले स्टेटस को सीपीयू कार्ड में देगा। सीपीयू कार्ड उसको प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड को देगा। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड से निकल करके जो डेटा है वो जाएगा मॉडम में। मॉडम उसको कम्युनिकेशन मीडिया में भेजेगा। उस कम्युनिकेशन मीडिया से दूसरे स्टेशन पर मॉडम में जाएगा। दूसरे स्टेशन का मॉडम से निकल करके ट्रिपल सी यानी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में जाएगा। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड से सीपीयू में जाएगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करके आउटपुट कार्ड को सूचना देगा। आउटपुट कार्ड जो है उसके अनुसार जो जैसा इनपुट उसको मिला था दूसरे स्टेशन से उसके अनुसार आउटपुट रिले को ड्राइव कराता है। तो सेम यही प्रोसेस जो है आपका दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की तरफ होगा। नहीं, इसमें जो बता रहे हैं सर आप, हाँ, दूसरे को जो जाएगा हमारा यहाँ से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जो जाएगा, हाँ, इनपुट पहले मॉडम टू मॉडम जाएगा। हाँ, मॉडम टू मॉडम जाएगा, लेकिन मॉडम को जो डेटा भेजना है वो उसको कहाँ से मिलेगा? वो ट्रिपल सी से मिलेगा। हाँ, मॉडम के बाद फिर जो है कि वो मॉडम के बाद फिर सीधा इनपुट को जाएगा ना सर? नहीं, कार्ड को नहीं ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे जो है एक रिले है जिसका पोजीशन हमें दूसरे स्टेशन पर रिपीट कराना है, ठीक है? तो हम रिले जो इनपुट कार्ड में वो कनेक्ट होगा। हाँ, पिकअप कॉन्टेक्ट, पिकअप और बैक भी रहेगा। मैंने पिकअप कॉन्टेक्ट मान लिया रिले पिकअप हुआ जी, तो वो इनपुट कार्ड ने इसको रीड किया, ठीक है? अब ये जो है उस इनपुट कार्ड के से आगे कहाँ जाएगा? सीपीयू कार्ड में जाएगा। सीपीयू कार्ड में क्या है, उसको पता है कि भाई वो चेक करेगा कि ये डेटा ये जो रिले स्टेटस है वो सेफ है कि नहीं, भेजने लायक है कि नहीं। वो प्रोसेस करके हाँ उसको लगेगा भाई ठीक है इसको हम भेज सकते हैं। तो सीपीयू कार्ड से वो निकल के कहाँ जाएगा? कम्युनिकेशन सीसीसी में जाएगा। कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड को भेजेगा। हाँ जी। तो एक्चुअली कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड वो क्या करता है, उसमें कंपैरेटर होता है। वो देखेगा तीनों सीपीयू में से 2 सीपीयू कम से कम वर्किंग में होना चाहिए। तीनों वर्किंग में हो नहीं तो कम से कम 2 वर्किंग में हो।
तो ठीक है भाई, उसमें से जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है। अब यहाँ से वो लेगा, उसको भेज देगा कहाँ पर, मॉडेम में। ट्रिपल सी से निकला तो कहाँ गया, मॉडेम में गया। मॉडर्न हो गया। हाँ, अब मॉडेम मॉडेम क्या करेगा, वो जो डेटा प्राप्त हुआ है वो तो डिजिटल डेटा है, जी। बिट के रूप में है। हाँ। अब उसको मॉडेम जो है जिस मीडिया में भेजना है उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा। मतलब जैसे क्वाड केबल में भेजना है तो इसको एक्चुअली में मॉडेम क्या करता है, उस डिजिटल डेटा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और क्वाड केबल में भेजना है तो आप उसको क्वाड केबल में जो है सीधे क्वाड केबल में नहीं जाता है, उसके लिए भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। पहले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जाएगा, फिर जो है मीडिया में, मतलब क्वाड केबल मान लीजिए हमने भेज दिया। अब ये जो मॉडेम से जो आउटपुट निकला वो कहाँ गया, मीडिया में गया। अभी हम इसको मान लेते हैं कि क्वाड केबल में गया। अब वो अगले स्टेशन में जब जा रहा है तो यहाँ से तो ट्रांस हुआ ना, यहाँ से जो डेटा हम भेज रहे हैं वो ट्रांस में जाएगा, ट्रांस का जो वायर है उसमें जाएगा। अब अगले स्टेशन पे जब पहुंचेगा तो ये जो ट्रांस का वायर है वो अगले स्टेशन पे रिसीव में जाके जुड़ेगा, हाँ मॉडेम के आरएक्स में जुड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, अब एक मॉडेम क्या करेगा, उसको अब इसको कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा मॉडेम। यानी अब इसको सीपीयू को तो भेजना है, इसको प्रोसेस करवाना है सीपीयू से, तो सीपीयू तो डिजिटल खाली समझता है। हाँ, वो तो इनपुट के थ्रू जाएगा ना सर। हाँ नहीं, अब इनपुट है, अभी सुनिए। आप अभी क्या हुआ कि अदर स्टेशन पे पहुंचा तो मॉडेम में गया, मॉडेम से गया फिर ट्रिपल सी कार्ड में गया, ट्रिपल सी कार्ड में जाएगा तो वहां से जाएगा सीपीयू में जाएगा। कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, सीपीयू का काम अब ये क्या है, अब इसको समझ में आ गया कि हमें आरएक्स से प्राप्त हुआ है, दूसरे स्टेशन का डेटा हमें प्राप्त हुआ है। तो अब इसका काम ये है कि ये जो सीपीयू है वह जो है आउटपुट कार्ड को मैसेज देगा कि भाई ये वाली रिले हमारे पास प्राप्त हुई है, अब इसका रिपीटर रिले तुम पिकअप कराओ। यानी वो जो आउटपुट रिले होगा, आउटपुट कार्ड है, वो आउटपुट रिले को यानी इसके रिपीटर रिले को ड्राइव कराएगा। जैसे एचआर हमने भेजना था, एचपीआर यहाँ पे पिकअप हो जाएगा। ये सीक्वेंस होगा इस तरह से। अब आप जैसे आप दूसरे तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए स्टेशन बी है, वहां से हमको कोई रिले का स्टेटस यहाँ ट्रांसमिट करना है, कहां पर, स्टेशन ए पर। तो वहां की जो रिले होगी वो इनपुट कार्ड में जाएगा, वो इनपुट कार्ड से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू उसको देगा ट्रिपल सी में, ट्रिपल सी से मॉडेम में आएगा। अब वहां से मॉडेम से ट्रांस होगा और इधर स्टेशन ए पर ये आरएक्स में कनेक्ट होगा, मॉडेम के आरएक्स में कनेक्ट होगा। आरएक्स में कनेक्ट हो गया, वैसे ही उसको सिस्टम को पता चल जाएगा कि इसको काम क्या करना है, इसको आउटपुट रिले ड्राइव कराना है। तो आउटपुट कार्ड में सीपीयू मॉडेम से निकला, ट्रिपल सी कार्ड में आएगा, ट्रिपल सी कार्ड से सीपीयू में जाएगा और सीपीयू से आउटपुट कार्ड के द्वारा रिले जो है रिपीट हो जाएगी, पिकअप हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। हाँ, इस प्रकार से। ओके। ये जैसे चित्र है वहां पे, ये समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, ठीक है। पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी, 1 घंटा हो गया तो पानी वानी पी लीजिए। ठीक, फिर आते हैं क्लास में। हाँ, ओके। ओके।
नहीं अभी कनेक्ट हुआ मैं। हेलो, हाँ आवाज मिल रही मेरी? हेलो, इसमें मालूम चलेगा? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। रिस्पॉन्ड आई, ठीक, थैंक यू। अच्छा, हाँ, क्या है? नहीं ये तो म्यूट है। तो आपका 3 सीपीयू कार्ड होते हैं। अच्छा, इसमें हम आते हैं फिर इसमें नेक्स्ट आउटपुट कार्ड के बारे में। तो आउटपुट रिले को संचालित करने के लिए 2 आउटपुट कार्ड की व्यवस्था होती है। पहले आउटपुट कार्ड में 1 से 8 तक की आउटपुट रिले संचालित करता है, तो दूसरा आउटपुट कार्ड से 9 से 16 तक की आउटपुट रिले संचालित होती है। मतलब इसकी एक्चुअली में कैपेसिटी जो आपका 16 की है। एक आउटपुट कार्ड 8 रिले को, दूसरा आउटपुट कार्ड 8 रिले, यानी कुल 8 + 8 16 की कैपेसिटी होती है। लेकिन जब हम इसका यूएफएसबीआई का उपयोग जब बीपीएससी पर्पज से करते हैं, तब कार्ड जो फर्स्ट नंबर कार्ड है वही उपयोग में आता है। सेकंड नंबर कार्ड से कोई भी आउटपुट रिले पिकअप नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस कार्ड को बाहर निकाल दें। कार्ड को बाहर नहीं निकालना है। जितने भी इनपुट कार्ड हैं उसमें लगे रहना चाहिए। जो 8 इनपुट कार्ड है उसमें लगे रहेंगे। ऐसे 6 इनपुट कार्ड होते हैं। फिर जो 2 आउटपुट कार्ड हैं उसमें से केवल एक ही आउटपुट कार्ड काम में आता है, मैंने आउटपुट देता है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो उसमें लगा रहना चाहिए। आप उसमें निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग वाला सिद्धांत है। तो इनके जो आउटपुट पोर्ट हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं एज ए स्पेयर, उसका कनेक्शन रहता है। हाँ, ये 1 मिनट, यहाँ पर ये आपका आउटपुट कार्ड। जैसे हमने एक ऊपर 1 मिनट ये वाला डायग्राम देखा था, देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें इनपुट कार्ड से सीपीयू कार्ड, सीपीयू से कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड, देन मॉडेम कार्ड में जाता है। अब जैसे अब इधर हम आते हैं, जो दूसरे स्टेशन पर जब जाएगा तो आउटपुट कार्ड कैसे उसमें मिलेगा। यहाँ पर देखिए मॉडेम से कहाँ पे आ गया, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में। इससे फिर सीपीयू कार्ड में जाएगा। सीपीयू कार्ड से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कार्ड के द्वारा आउटपुट रिले को सप्लाई जाती है। अब सिंगल लाइन यूएफएसबीआई द्वारा बीपीएससी सिस्टम में इनपुट सेंसिंग हेतु रिले कांटेक्ट व इससे पिकअप कराए जाने वाले आउटपुट रिले। तो इसमें जैसे हम देखेंगे कि मैंने बताया था कि 7 रिले रिपीट होते हैं, यानी इनपुट कार्ड में 7 तरह की रिले का कंडीशन देते हैं और आउटपुट में 7 आउटपुट रिले पिकअप होते हैं आउटपुट कार्ड द्वारा। तो पहला जो इनपुट है यानी इनपुट नंबर 1, तो इसमें हम देख रहे हैं कोई भी रिले कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट 24 वोल्ट की सप्लाई जो है इसमें इनपुट नंबर 1 में कनेक्टेड है। तो इससे दूसरे सिरे पर आउटपुट जो रिले पिकअप होगी वो है LFR, लिंक फेलियर रिले। LFR मतलब होता है लिंक फेलियर रिले। तो ये जो LFR है, यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है कि यूएफएसबीआई में जो LFR रिले है वो Q सीरीज की रिले नहीं है, ये मिनिएचर रिले होती है। छोटी रिले लगी रहती है जो आपका रिले रैक है उसमें। तो पहला जो इनपुट है उसमें डायरेक्ट 24 वोल्ट का सप्लाई है, कोई भी रिले कांटेक्ट नहीं लिया हुआ है। और इससे जो आउटपुट रिले पिकअप होता है उसका नाम होगा LFR, लिंक फेलियर रिले। लिंक फेलियर रिले Q सीरीज की रिले नहीं है, ये अकेला ऐसा रिले है जो Q सीरीज की रिले नहीं है, यह मिनिएचर रिले होता है। और जो आपका ब्लॉक पैनल पर लिंक फेलियर का जो इंडिकेशन आता है वो इसी रिले के माध्यम से आता है। फिर इनपुट नंबर 2 में देखेंगे अब। तो इनपुट नंबर 2 में जो रिले कांटेक्ट प्रूफ किया हुआ है TGTXR, ट्रेन गोइंग टू कोड रिले बोलते हैं इसको।
यानी जब ब्लॉक पैनल पर टीजीटी बटन और बेल बटन एक साथ प्रेस करते हैं तब ये टीजीटी एक्सआर रिले पिकअप होती है। तो ये टीजीटी एक्सआर रिले का कॉन्टेंट इनपुट नंबर 2 में दिया गया है। इससे जो आउटपुट रिले दूसरे स्टेशन पर पिकअप होगी, या ऐसा सोचिए कि वहां पर दूसरे स्टेशन पर जो लाइन क्लियर के लिए उसने बटन दबाया, तो यहाँ पर मैंने स्टेशन ए पर जो रिले पिकअप होगी, आउटपुट रिले का नाम होगा TCFXR, ट्रेन कमिंग फ्रॉम कोड रिसीव रिले इसका नाम है। इनपुट 3 के लिए है कंडीशन, यहाँ पर 3 रिले का कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। पिकअप कॉन्टेक्ट ASGNCR का पिकअप कॉन्टेक्ट है, शंट की रिले SHKR इसका पिकअप कॉन्टेक्ट, और कैंसिल कोऑपरेशन रिले यानी इनपुट नंबर 3 में जाता है। यानी जब से लाइन क्लियर लिया हुआ है और लाइन क्लियर कैंसिल करना है, तो जो सेंडिंग जिसने लाइन क्लियर यानी जो TGT स्टेशन है वह कैंसिल कोऑपरेशन बटन प्रेस करता है। वो कैंसिल कोऑपरेशन बटन प्रेस करना तभी मान्य होगा जब शंट की भी इन है और एडवांस स्टार्टर नहीं दिया हुआ है। उस कंडीशन में जब वो कैंसिल कोऑपरेशन बटन देगा तो इनपुट नंबर 3 से ट्रांसमिट होगा, दूसरे एंड पे जाएगा और वहां पर TCFCR रिले यानी ट्रेन कमिंग फ्रॉम कैंसिलेशन रिले पिकअप होती है, OP3। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस हैं। इनपुट नंबर 4 में ब्लॉक TCF जब ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर ये आपका BTSR रिले पिकअप है, TGT यहाँ से देखेंगे, TCFR पिकअप, ASGNCR पिकअप, TGTYR का बैक कॉन्टेक्ट, TGTR का बैक कॉन्टेक्ट, BTSR का पिकअप, SHKR का पिकअप, है ना। इनपुट 4 में इतने सारे रिले कंडीशंस हैं। तो इससे जो है अदर इन पर आउटपुट रिले के रूप में TGTYR रिले पिकअप होता है। TGTYR मतलब ट्रेन गोइंग टू कंट्रोलिंग रिले है, कंट्रोल रिले। यानी जब जो TCF स्टेशन जब ब्लॉक दूसरे स्टेशन पर TCF हो जाता है तो TGT स्टेशन पर रिपीट होने वाला जो रिले है वो है आपका TGTYR। फिर ये देखेंगे आपका जैसे जब एडवांस स्टार्टर दे देते हैं तो ASGNCR सिग्नल नॉर्मल एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले, यानी सिग्नल नॉर्मल है, एडवांस स्टार्टर नॉर्मल है, तो GNCR पिकअप रहती है। शंट की इन है तो इनपुट 5 में जाएगा और इससे जो है ASGNCPR रिले पिकअप होती है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल नॉर्मल चेकिंग रिले। तो ये जो आपका SNOE के जो इंडिकेशन आता है वो ASGNCPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से आता है। आउटपुट मैंने पिछले स्टेशन पर SNR नॉर्मल है यानी ASGNCR पिकअप है, इस कंडीशन को अदर इन पर ASGNCPR के रूप में पिकअप रिपीट होता है और उससे जो है SNOE के इंडिकेशन आता है। जैसे आपका इनपुट 6 में है, इससे आउटपुट रिले जो है TGT-ZR है। TGT-ZR बताता है कि ब्लॉक लाइन क्लोज कंडीशन पर है। BPNR बेल पुश बटन रिले, बेल पुश बटन रिले यानी जब घंटी देने के लिए बेल बटन प्रेस करता है, ब्लॉक पैनल में एक बेल बटन होता है, जब वो प्रेस करेगा तो इनपुट नंबर 7 में वो चीज वो सेंस होती है। इससे अदर इन पर जो रिले पिकअप होगी आउटपुट रिले, उसका नाम है BLR, बेल रिले। BLR मतलब होता है बेल रिले। तो जब ये बेल रिले पिकअप होती है तो घंटी बजता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 7 इनपुट ब्लॉक वर्किंग में 7 इनपुट होंगे। ये जो आपका डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होगा तो भी इसी तरह के 7 इनपुट होते हैं। थोड़े से इसमें कुछ रिले यहाँ पर जैसे जो आपका इनपुट नंबर 4 है, इनपुट नंबर 4 में कुछ रिले कम हो जाएंगे, बाकी सब सारे कंडीशन इसी तरह के हैं। यानी 7 इनपुट वहां भी होगा डबल लाइन में भी और 7 तरह के आउटपुट इधर भी पिकअप होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे बेल की हमने बात किया, तो
ब्लॉक वर्किंग में बेल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे आपका एक सिंगल स्ट्रोक बेल में एक स्ट्रोक दिया उसने, तो उसका क्या मतलब होता है? कॉल अटेंशन। 2 बार दबाया तो मतलब 2 बार दबाया तो इसका मतलब हुआ कि लाइन क्लियर पूछा जा रहा है। जब गाड़ी ब्लॉक सेशन में जाती है तो 3 बार वो ट्रेन ऑनलाइन होगा, ट्रेन एंटरिंग सेक्शन, तो उसके लिए 3 बार बेल दिया जाता है। गाड़ी आउट ऑफ सेक्शन हो जाएगा तो 4 बेल दबाए जाते हैं। वैसे आपका इस तरह के बेल बीट होते हैं। लाइन क्लियर कैंसिल करने के लिए 5 बार बेल दबाया जाता है। बेल टेस्ट करने के लिए 16 बार, है ना। ये आपका ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में ये चीजें दी हुई है, या GNSR में भी दिया हुआ है ये बात। अब यहाँ पे बात ये होती है कि अगर इसी ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में एक बात लिखी हुई है कि जहां पर BPSA का उपयोग होता है वहां पर जो 3 नंबर का बेल, यानी ब्लॉक जब सेक्शन में गाड़ी जब ट्रेन एंटरिंग इन सेक्शन होगा, यानी गाड़ी जब ब्लॉक सेक्शन में एंटर करेगी, जो 3 बेल दबाया जाता है, और गाड़ी जब आउट ऑफ सेक्शन हो जाएगी, यानी गाड़ी का कंप्लीट अराइवल हो जाएगा, तो इन दोनों ही केस में इस तरह के बेल देने की जरूरत नहीं है। यानी जहां पर BPSC लगा हुआ है वहां पर TS यानी ट्रेन एंटरिंग सेक्शन का बेल जो 3 बार दबाया जाता है, और ट्रेन आउट ऑफ सेक्शन ये चार बेल जो देते हैं वो देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कब होगा? जब BPSC की व्यवस्था है, यानी एक्सेल काउंटर ब्लॉक सेक्शन में लगा है। तो ये ध्यान रखने की बात है इसी। चलिए, 5 बेल कब बता रहे थे? 5 ये लाइन क्लियर कैंसिल जब करते हैं उस समय जरूरत पड़ती है। ठीक सर। इसमें और है थोड़ा, आप उसमें GNSR में आप देखिएगा ना, तो उसमें और भी चीजें दी हुई है, जैसे ब्लॉक बैक करना है नहीं, और जैसे गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में कोई एक ब्लॉक सेक्शन में फंस गई है, तो इस तरह के कई सारे कंडीशन दिए हुए हैं। ये तो मैंने जो ब्लॉक वर्किंग में काम आने वाली जो बातें है ना, बेल, उतना ही चर्चा की, बाकी डिटेल ऐसे कुल 16 तरह के बेल कोड है, 16 नंबर ऑफ बेल कोड। जो लास्ट वाला है 16 नंबर, वो क्या है? बेल टेस्ट करने के लिए है। ठीक सर, ठीक। अच्छा, UFSBI में रिले कॉन्टैक्ट्स की कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग की जाती है, यानी मेन इनपुट को इन से लिखा जाता है, जबकि कम्प्लीमेंट्री इनपुट को इन बार, यानी ये बार का निशान लगता है, इन बार से लिखा जाता है। एक्चुअली में क्या है ना, जहाँ पर कम्प्लीमेंट्री इनपुट से मतलब यहाँ पर है कि जो जिस रिले का पिकअप कॉन्टेक्ट लिया है उसी कार्ड में उसका बैक कॉन्टेक्ट भी प्रूव करते हैं। तो ये सेफ्टी पर्पज से है कि कोई अगर रिले को जानबूझ करके पिकअप कराने की कोशिश करता है, या किसी कारण से अगर इसको रिले कॉन्टेक्ट को बाईपास किया जाता है, जो रिले ड्रॉप है उसको, तो ये तुरंत उसको पकड़ लेगा, है नहीं। जैसे मान लीजिए एक रिले ड्रॉप है, लेकिन हम उसका वो रिले ड्रॉप है तो पिकअप कॉन्टेक्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन उस पिकअप कॉन्टेक्ट को अगर बाईपास करने की कोशिश की जाएगी तो तुरंत क्या होगा? दोनों पर हाई वोल्टेज मिलेगा। मैंने बैक कॉन्टेक्ट तो बना हुआ है, तो वहाँ पर इनपुट कार्ड में वो 24 वोल्ट मिलेगा, और जो जिस जगह उसका पिकअप कॉन्टेक्ट लिया हुआ था वहाँ पर 0 वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन अगर बाईपास किया जाता है या किसी फॉल्ट की वजह से वो बाईपास होता है, तो दोनों पर हाई वोल्टेज मिला, माने 24 वोल्ट दोनों पर मिलेगा, तो ये सिस्टम समझ करके उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट मतलब फेल से सिस्टम जो है फेल कर देता है। तो कम्प्लीमेंट्री सेंसिंग जो है UFSBI में फेल सेफ्टी के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे हम लोग इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हम लोग क्रॉस प्रोटेक्शन और डबल कटिंग लगाते हैं। सेम आप ऐसा मान सकते हो कि क्रॉस प्रोटेक्शन हम लगाते हैं, फॉल्स फीड अगर दिया जाता है तो जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाएगा, इसके लिए हम क्रॉस प्रोटेक्शन की व्यवस्था करते हैं। डबल कटिंग इसलिए लगाते हैं कि पॉजिटिव में भी सप्लाई जानी चाहिए, नेगेटिव में जानी चाहिए, वो रिले कॉन्टेक्ट प्रूव होना चाहिए, ताकि कोई सिंगल फॉल्स फीड जाए तो भी रिले पिकअप नहीं हो। और क्रॉस प्रोटेक्शन में क्या है कि आप
एकदम से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने दे दिया रिले को पिकअप कराने के लिए, बाहर से सप्लाई दे दिया, तो उसको रिजेक्ट कर दे रहे, सिस्टम जो सप्लाई दी जा रही है वही शॉर्ट हो जाए। चलिए, ये आपका रीसेट बॉक्स। तो कभी जब आपका यूएफएसपीआई फेल हो जाता है तो सिस्टम को रीसेट करने के लिए रीसेट बॉक्स की व्यवस्था होती है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग इसमें जैसे यूएफएसबीआई में अगर तीनों कार्ड वर्किंग स्थिति में यानी हेल्दी कंडीशन में है तो तीनों सीपीयू पर 0B डिस्प्ले होता है। 0B डिस्प्ले होता है। मॉडम, तो मॉडम जो है यूएफएसबीआई में जो मॉडम उपयोग यूज में आ रहा है वो RS-232 जो इसका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ये काम करता है। RS-232 टाइप होता है और ये डेटा को वॉइस फ्रीक्वेंसी में बदलता है। यह मॉडम 4 वायर का होता है और असिंक्रोनस टाइप होता है जो 2400 मोड पर कार्य करता है और दो मॉडमों के बीच का जो मैक्सिमम परमिटेड लॉस है वो 30 dB है। अच्छा, इसमें एक बार कभी एलडीसी में मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडम क्या करता है। तो मॉडम जो है उसमें इसका है कि यह डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम करता है ना। इसका जवाब ये है, उसमें कई सारे ऑप्शन थे, उसमें जो सही जवाब है वो ये था कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। और मॉडम का जो काम है वो डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलना और एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलना, ये मॉडम का काम होता है। जैसे यहाँ पर जो यहाँ का जो यूएफएसबीआई का मॉडम है वो जो आपका CCC कार्ड से जो डिजिटल डेटा प्राप्त होता है उसको वॉइस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और जो दूसरे एंड से यानी फील्ड से जो डेटा दूसरे स्टेशन से प्राप्त होता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, उस फ्रीक्वेंसी को वापस जो है डिजिटल डेटा में बदलता है। यहाँ पर जब अगर मीडिया के रूप में क्वाड केबल का उपयोग होता है तो मॉडम से जो आउटपुट निकलेगा यानी मॉडम से जो 4 तार होंगे TX के और 2 TX के 2 RX के, वह सर्ज अरेस्टर के द्वारा फिर VF ट्रांसफार्मर में जाते हैं। VF ट्रांसफार्मर, ये इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है और ये इसके जो रेशियो होता है टर्न इम्पीडेंस रेशियो वो 470/600 होता है। तो इसमें जो खास जो ध्यान रखने की बात है, जो 470 वाला जो इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का VF ट्रांसफार्मर का 470 वाला जो साइड है वो क्वाड केबल की तरफ कनेक्ट होगा और 600 जो साइड है यह जो है मॉडम की तरफ कनेक्ट होगा। VF ट्रांसफार्मर यानी वॉइस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, जिसका इम्पीडेंस रेशियो 470/600 होता है। 470 साइड जो है केबल की तरफ कनेक्ट होगा, 600 साइड इक्विपमेंट की तरफ कनेक्ट होगा यानी मॉडम से कनेक्ट होगा। और इसका जो काम है VF ट्रांसफार्मर का, वह यह जो है एक तो इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, यानी आपका मॉडम से जो पावर निकलता है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट जो कम्युनिकेशन मीडिया है यानी क्वाड केबल पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो उसका काम करता है। और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी प्रदान करता है। यानी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो कपलिंग होती है दो कायलों की वो आपस में मैग्नेटिक कपलिंग होता है। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एक पर्पज हो गया, दूसरा इम्पीडेंस मैचिंग, ये पर्पज है इसका VF ट्रांसफार्मर का। इसमें OFC का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मॉडम से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा आपका OFC मक्स में जाता है। OFC मक्स के थ्रू जो है आपका OFC में जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल में, और दूसरे सिरे पर भी सेम इसी तरह की व्यवस्था होगी। ये आपका अलार्म पैनल है, ठीक है। अलार्म पैनल में 3 तरह के इंडिकेशन है।
एक तो आपका CPU फेल इंडिकेशन, रेडंडेंट DC-DC और फेलियर इंडिकेशन। ये इसमें देखेंगे कि रिले रैक, तो इसमें उपयोग में आने वाले सभी रिले क्यू टाइप रिले के होते हैं। उसे इसमें थोड़ा सभी रिले नहीं बोलेंगे, मैंने एक चीज़ बताया था आपको, कितने रिले होते हैं वो हम देखते हैं। सिंगल लाइन बीपीएससी सिस्टम में, यूएफएसबीआई का जो बीपीएससी सिस्टम है उसमें सिंगल लाइन में कुल 31 रिले होते हैं, 31 रिलेज होते हैं क्यू सीरीज के। QN1 की 22, इसमें QNA1 की 6, QL1 की 2 रिले और एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है। और डबल लाइन बीपीएससी सिस्टम में कुल जो क्यू सीरीज की रिले हैं वो 29 होता है। क्यू सीरीज के रिले का इसमें संख्या बताया गया 29। अब इसमें एक रिले मैंने बोला था जो LFR रिले है वो मिनिएचर रिले होती है, तो उसको आप +1 कर दीजिए तो कुल 32 रिले हो गया। इसमें सिंगल लाइन में 32 रिले हो जाता है, लेकिन उसमें 31 क्यू सीरीज की रिले है और एक मिनिएचर रिले है। डबल लाइन बीपीएससी सिस्टम में कुल 29 रिले होते हैं, कुल मतलब 30 रिले हो जाएंगे, जिसमें 29 क्यू सीरीज की रिले होगी और एक जो है वो मिनिएचर रिले होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ये आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। रिले रैक जो है, ये रिले रैक का चित्र है। यहाँ पर रिले में जिस प्रकार से रिले की पोजीशन है उसमें दिखाया हुआ है। तो जो आउटपुट कार्ड से जो रिले पिकअप होती है वो सेकेंड रो में जो दूसरी नंबर की रिले है वहां से शुरू होता है। जैसे ये आपका पहला सेकेंड रो में जो पहली रिले है BIP-R1 है ना। अब यहाँ से जो सेकेंड नंबर की रिले है, सेकेंड रो में सेकेंड रिले LFR, ये मिनिएचर रिले और ये आउटपुट रिले नंबर 1 है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो TCF-XR, ये आउटपुट रिले नंबर 2 है। TCF-CR आउटपुट रिले नंबर 3 है ना। सेम इसी में आगे बढ़ते जाए तो सेकेंड रो में सेकेंड रो में जो दूसरी रिले है वहां से आउटपुट रिले इसमें रिपीट होते हैं, आउटपुट रिले पिकअप होते हैं। एक तो LFR, TCF-XR, TCF-CR, TGT-YR, ASGN-CPR, TGT-ZR और BLR। तो ये आपकी 7 रिले हो गई। एक रो में 9 रिले हैं, सेकेंड रो में आप देखेंगे फर्स्ट रो में भी 9 रिले है, सेकेंड रो भी 9 रिले है। तो सेकेंड रो में पहली और लास्ट वाली जो 9th रिले है उसको छोड़ करके जो बीच में 7 रिले, ये आउटपुट कार्ड से पिकअप होने वाली रिले है। चलिए, यहाँ पर तो आपका ये सब रिले का नाम वाम है, इसका रिले का नाम है और उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ डेटा है, मैं इसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यूएफएसबीआई का के लिए जो बैटरी वोल्टेज होगा या मॉड्यूल से वोल्टेज जो मिलेगा वो 19.2 वोल्ट से नीचे या 28.8 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसको 24 वोल्ट -10% +20% उस रेंज में ही वोल्टेज रहना चाहिए। यानी 19.2 वोल्ट से 28.8 वोल्ट के रेंज में ही इसका इनपुट वोल्टेज देना यूएफएसबीआई का जो DC कन्वर्टर है उसको।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बैंक मैंने खोला है, वो मूडल का लिया हुआ है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया, अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम ब्लॉक स्टेशंस आर क्लासिफाइड एज। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम वर्किंग में ब्लॉक सेक्शन को क्लासिफाई किया गया है। इसमें से एक सही है, वो कौन सा हो सकता है? क्लास ए, बी एंड सी स्टेशन, ओनली क्लास ए, ओनली क्लास ए एंड बी, और ओनली क्लास सी, बी, क्लास बी एंड डी। तो कोई भी अपना अनम्यूट करके बताएं। हाँ, ए बी सी। ABC। राइट, हाँ सही है सब। फिर दूसरा हम आते हैं। हाँ राइट है, ए बी सी स्टेशन। इट इज द अथॉरिटी गिवन टू लोको पायलट ऑफ द ट्रेन अंडर द सिस्टम ऑफ वर्किंग टू एंटर द ब्लॉक सेक्शन विद हिज ट्रेन। इसका जवाब क्या होगा? अथॉरिटी नॉट टू प्रोसीड, अथॉरिटी टू प्रोसीड, अथॉरिटी टू स्टॉप एंड वेट, अथॉरिटी टू स्टॉप। और 32 प्रोसीड। पहला ये हुआ। दूसरा ए, 30 to proceed, not to proceed नहीं सर, बी भी होगा। बी होगा, यस सही है। द डिस्टेंस सफिशिएंट टू इंश्योर सेफ्टी इज कॉल्ड एडिक्वेट डिस्टेंस, फॉरवर्ड डिस्टेंस ब्लॉक, फॉरवर्ड डिस्टेंस ब्लॉक। ये हुआ। एडिक्वेट डिस्टेंस। राइट। The portion of the running line between two block stations on to which no running train may enter until line clear has been received from the block station at the other end is called station limit, station section and block section, station section, block section. Two block section. Portion of the running line between two block stations onto which no running train may enter until line clear has been received. ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन एट द अदर एंड इज कॉल्ड। कौन सा बताया? ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन। The portion of running line between two block stations and no running train may be enter until received टू ब्लॉक station at the ब्लॉक स्टेशन आएगा सर। ब्लॉक सेक्शन ही आएगा सर। सही है, हाँ ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट, द परमिशन obtained by block station from a block station in advance for train to leave the former and proceed towards the latter is लाइन क्लियर। right, line clear. Private number is issued by sending station, neither sending nor receiving, both station, both sending and receiving, और उसका रिसीविंग हाँ रिसीविंग, हाँ रिसीविंग SM, यानी D नंबर सही है। ओके। Absolute block working system allow multiple train in block, no train in block, only one train in block, only two train in block, ओनली वन ट्रेन। only one train. बोला था कुछ ज्यादा ही सरल है नहीं? Block section jurisdiction is only LSS to FSS, only LSS and its overlap, C. FSS to LSS and its overlap, और LSS to FSS and its overlap. तो कौन सा है? C. C कि D? D होगा ना? LSS से शुरू होता है। LSS to FSS D होगा। Yes. सर। हाँ राइट। बेल कोड फॉर TUL 2 बेल 4 3 हाँ दो नहीं तीन सॉरी 3 हाँ राइट। An equipment used for safe running of train between two adjacent blocks station is
एन इक्विपमेंट यूज फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन बिटवीन टू एडसेंट ब्लॉक सेक्शन। हाँ Block instrument. ब्लॉक Block instrument. राइट, यस यस। अच्छा, क्वाड केबल का लूप रेजिस्टेंस कितना होगा? 56. 56. तो यस। और इसका मैक्सिमम डीबी लॉस हमने अभी देखा था, कितना होना चाहिए परमिशन डीबी लॉस? 200. नहीं, डीबी लॉस था ना, 400 30 डीबी से अधिक नहीं, 30 डीबी से अधिक। डीबी लॉस बोल रहा हूँ मैं, अच्छा 30 डीबी से अधिक नहीं होगा। अच्छा, परमिशन टू एंटर ब्लॉक सेक्शन इज लाइन क्लियर, ट्रेन ऑनलाइन, कैंसिलेशन लाइन क्लोज। ठीक है, यही होगा ना, ट्रेन लाइन क्लियर। आंसर सामने है, अगर इजी भी है तो। द डिस्टेंस सफिशिएंट टू इंश्योर सेफ्टी, इसमें क्या दिया? इंफॉर्मेशन डिस्टेंस फॉर, ठीक है, ये हमको लगता है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना? Repeat है, repeat. हाँ हाँ, एडिक्वेट डिस्टेंस। Block section is controlled by both sending and receiving SM, rear SM, station SM, advance station SM, only receiving SM. एडवांस block section It's under condition. receiving, only receiving. नहीं, अब इसमें देखिए जवाब दिया क्या है, दोनों द्वारा, by both sending and receiving SM। हाँ चलिए, ये सही है। ये कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान रखने की बात है ना, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, तो जवाब उसका क्या होगा? बाय बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग SM। ठीक है, ब्लॉक बैक एंड ब्लॉक फॉरवर्ड बोथ आर फैसिलिटीज ऑफ न्यू लाइन, डबल लाइन, बोथ सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल लाइन। हाँ बताइए, ब्लॉक बैक एंड ब्लॉक फॉरवर्ड बोथ आर फैसिलिटीज ऑफ क्या जी? किसका डबल लाइन में होता है कि दोनों में होता है? सिंगल डबल दोनों में होता है? हैं? दोनों में block forward. 2 मिनट बचा है, अभी क्वेश्चन चल रहा है। देखिए इसमें, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड, ये दोनों जो फैसिलिटी है ये डबल लाइन में ही होता है। सिंगल लाइन में केवल ब्लॉक बैक होता है। ठीक है, ये डबल लाइन में ब्लॉक बैक भी होता है, ब्लॉक फॉरवर्ड भी होता है, लेकिन सिंगल लाइन में हमेशा ब्लॉक बैक होता है, उसमें ब्लॉक फॉरवर्ड की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये इसमें रहता है कंफ्यूजन रहा, इसलिए ओनली ब्लॉक बैक फैसिलिटी इज सॉरी, Single line. ब्लॉक बैक इज फैसिलिटी ऑफ सिंगल लाइन। ट्रेन सिग्नल रजिस्टर सेल बी केप्ट बाय द, अरे ठीक है, ये तो यार SM के पास रहता है, ये तो पूछेगा भी नहीं। बिल कोड फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज 16. हाँ 16 बिट। बेल कोड फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट 16 बिट्स। इसलिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग थोड़ी है, तो बेल की टेस्टिंग भाई, ब्लॉक बेल की टेस्टिंग है ना। ठीक है, चलिए। बेल कोड फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर इज, हाँ सर, तो हो गया, बंद करने जा रहे हैं, इनका भी तो दूसरा क्लास रहेगा ना। चलिए, बेल कोड फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर इज